Hello students, in this video we'll discuss chapter number 13, the rise of Indian nationalism. बेटा ये जो वर्ड नेशनलिज्म है इसको हिंदी में हम कहते हैं राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद को अगर आपको इजी लैंग्वेज में समझना है तो ऐसे समझे कि लव, रेस्पेक्ट टूवर्ड्स योर ओन कंट्री। जब आप अपनी कंट्री को प्यार करते हो, उसको रेस्पेक्ट करने लगते हो, उससे कनेक्टेड फील करते हो, तो इसी को क्या कहते हैं, नेशनलिज्म। ठीक है। तो एक टाइम ऐसा आया बेटा जब ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर रूल कर रहे थे, जब कॉलोनियल रूल था इंडिया में, तब हमारे लोगों ने अपने नेशन की इम्पोर्टेंस को समझा, उसको फ्री कराने के लिए बहुत स्ट्रगल किया। यही सब इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो बेटा जो सेकेंड हाफ था 19th सेंचुरी का, अब 19th सेंचुरी कौन सा पीरियड है, पहले तो ये समझो वो पीरियड जो 1801 से लेकर के 1900 तक चलेगा, इस पीरियड को हम बोलेंगे 19th सेंचुरी। आई बात समझ में? तो 19th सेंचुरी का कौन सा हाफ? सेकेंड हाफ, मतलब 1860s 1870s की बात हम कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर टाइम में नेशनल कॉन्शियसनेस अपने आप से बढ़ने लगी, लोगों में पॉलिटिकल अवेयरनेस आ गई, राजनीतिक समझ आई, राजनीतिक समझ कि भाई वो गवर्नमेंट जो हमें गवर्न कर रही है उसे कैसा होना चाहिए, हमारी कंट्री के टूवर्ड्स हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें सेकेंड हाफ में 18th सेंचुरी के लोगों के बीच में बढ़ने लग गई। ठीक है। और बेटा जो ब्रिटिश रूलर्स थे वो हमारा एक्सप्लॉयटेशन तो कर ही रहे थे। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या होता है? शोषण करना। वो हमें अलग अलग टाइप से परेशान तो कर ही रहे थे, और उनकी परेशानी से एक टाइम तक तो हम परेशान हुए और उसके बाद हमने रिबेलियन करना स्टार्ट कर दिया। तो बहुत सारे रिबेलियन होने लगे, है ना, आफ्टर रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है। 1857 में तो जो रिवोल्ट हुआ ही हुआ, उसके पहले भी रिवोल्ट हुए और उसके बाद में भी रिवोल्ट कंटिन्यू रहे। तो जो ब्रिटिशर्स हमारा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे उसकी वजह से बहुत सारे रिबेलियंस उठे, और उठ के भाई उन्होंने अपने अपने हिस्से की बात कही। कभी आर्म्ड रिबेलियन किया, या कभी बिना आर्म के भी रिबेलियन किया, मतलब विद्रोह किया। ठीक है। जैसे कि कूका रिबेलियन ऑफ द सिख ने कौन सा रिबेलियन किया था बेटा? कूका रिबेलियन। ठीक है। पर जितने भी रिवोल्ट्स होते हैं, जितने भी विद्रोह हम करते हैं, उसको रूथलेसली सप्रेस कर दिया जाता है ब्रिटिश अथॉरिटीज के द्वारा। देखो बेटा, साइंस में, टेक्नोलॉजी में ब्रिटिशर्स हमसे आगे थे, फिनेंशियली हमसे स्ट्रॉन्ग थे, हम लोग बहुत स्कैटर्ड फ्रेगमेंटेड थे, पॉलिटिकली यूनाइटेड नहीं थे, इवन लैंग्वेज से हम यूनाइटेड नहीं थे। तो हम जब तक साथ नहीं थे तो हम ब्रिटिशर्स से कैसे जीत पाते? तो वो जितने भी हम रिवोल्ट करते थे उसको रूथलेसली वो सप्रेस कर देते थे। ये जो रिबेलियंस थे ये शो करते थे, ये जो विद्रोह, रिवोल्ट का मतलब होता है विद्रोह। तो ये जो रिबेलियंस थे, ये जो हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ बार बार आके खड़े हो जाते थे, ये दिखाता था कि हम कितने डिसकंटेंट में हैं, कितना असंतोष हमारे अंदर है, हम ब्रिटिश अथॉरिटी से कितना ज़्यादा परेशान हैं। ठीक है। तो ये हमारे डिसकंटेंट को दिखाता था, ये जो बार बार हम रिवोल्ट करते थे, रिबेलियन करते थे। तो अब उस टाइम की नीड बन गई थी कि भाई हम इस तरीके से ऑर्गेनाइज करें अपने आप को कि पैन इंडिया मूवमेंट बन जाए। ठीक है। ऑल इंडिया मूवमेंट, ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन बने जो ऑल इंडिया लेवल पे हो। तो द नीड ऑफ द आवर वाज एन ऑर्गेनाइज्ड ऑल इंडिया मूवमेंट। अब ऐसा लगने लगा था कि भैया ऑल इंडिया मूवमेंट होना चाहिए जो लोगों को यूनाइट कर ले अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। जब तक हम यूनाइटेड नहीं होते ना बेटा, कुछ नहीं हो पाता। फैक्टर्स बिहाइंड ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, वो कौन कौन से फैक्टर्स थे जिनकी वजह से भारत के लोगों ने राष्ट्रवाद को समझा? भाई ये कंट्री हमारी है, छोटी छोटी बातों को छोड़ो, अपनी कंट्री को आज़ाद कराओ। कौन से वो फैक्टर्स थे जिन्होंने हमें इन बातों के लिए प्रमोट किया? तो बेटा जैसे ही ब्रिटिशर्स ने इंडिया में वेस्टर्न एजुकेशन देना चालू किया, अब वेस्टर्न एजुकेशन में अगर आप फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ाते हो, ठीक है, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में तो क्या था? इक्वालिटी थी, फ्रेटर्निटी थी, वोटिंग राइट्स थे, और ऊपर से उसको मिडिल क्लास ने किया था। तो जैसे ही हमारे लोग वेस्टर्न एजुकेशन जो ले रहे थे, उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी कि भाई लिबर्टी भी होती है, इक्वालिटी भी होती है और नहीं होती है, तो इसके लिए हमें लड़ना चाहिए। तो उनके दिमाग में ये बातें आई। भाई जो चीज़ आप पढ़ते हो वो कहीं ना कहीं तो दिमाग से कनेक्ट करती है ना। तो जैसे ही वेस्टर्न एजुकेशन का स्प्रेड हुआ, सोशल और पॉलिटिकल अवेकनिंग आने लगे इंडियंस के बीच में,
धीरे धीरे करके जितने भी शिक्षित भारतीय थे, मतलब जो एजुकेटेड इंडियंस थे, उन्होंने रियलाइज किया कि भाई ये जो ब्रिटिश रूल है ये तो बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटिव है। कैसा है? एक्सप्लॉयटेटिव है। इनकी जो पॉलिसीज़ हैं ये कंट्री को एम्पावराइजिंग की तरफ लेके जा रही हैं, गरीबी की तरफ लेके जा रही हैं। एम्पावराइजिंग का मतलब होता है जिस कंडीशन में आज आप हो, धीरे धीरे करके उससे खराब कंडीशन में आ जाओ। तो समझ में आया, धीरे धीरे हमें समझ में आ गया, एजुकेटेड इंडियंस को समझ में आया कि ब्रिटिश रूल तो बहुत ही एक्सप्लॉयटेटिव नेचर का है और इनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो हमारी कंट्री को और नीचे और इकोनॉमिकली वीक बना रही हैं, एम्पावराइज कर रही हैं। अब हम देखेंगे कि भाई जो 1857 का रिवोल्ट हुआ था उसके क्या प्रभाव थे, इम्पैक्ट क्या थे। तो जो रिवोल्ट था 1857 का, उसने लोगों को इंस्पायर किया कि उठो, लड़ो, और लड़ने से कुछ ना कुछ तो मिलता ही है। द पीपल एंड लेड टू द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। और 1857 का जो युद्ध था, जो विद्रोह हमने किया, वो हमें इंस्पायर करता है, हमारे अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग को राइज करता है। इट इग्निटेड अ डिज़ायर। इग्निट करना मतलब जलाना। इसने हमारे अंदर एक आग जलाई कि भैया उठो और लड़ो, ये जो तुम्हारा सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है इसके अगेंस्ट में खड़े हो जाओ। अब हमें समझ में आ गया था बेटा कि ब्रिटिशर्स सिर्फ और सिर्फ इंडिया में हमारा सोशल, पॉलिटिकल, फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल एक्सप्लॉयटेशन करने ही आए हैं। और बेटा जब 1857 का रिवोल्ट हुआ था ना, तो बहुत सारे लोगों ने जान दी थी। तो जिन लोगों ने अपने आप को सेक्रीफाइस किया, भले ही सोल्जर हो या कॉमन पीपल हो, तो इनका जो सेक्रीफाइस था वो भी हमारे मोटिवेशन का सोर्स बना कि भाई अगर ये लोग लड़ते हैं और मर भी जाते हैं और हमें आज़ादी दिलाने के लिए, तो क्या हम कुछ नहीं कर सकते? हमें भी कुछ करना चाहिए। फिर अब हम देखेंगे इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया। देखो, इकोनॉमिक का मतलब होता है आर्थिक, एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है शोषण। कैसे ब्रिटिशर्स हमारा आर्थिक शोषण कर रहे थे, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे। ठीक है, अब ये पढ़ेंगे हम। तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे बेटा, वो हमारे रिसोर्सेज को, हमारी वेल्थ को ड्रेन कर रहे थे। कहाँ की तरफ ड्रेन कर रहे थे? ब्रिटेन की तरफ। वो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को लेके जा रहे थे, हमसे हमारे पैसे को लेके जा रहे थे। पैसा कैसे? हमारे ऊपर लगा देते थे हैवी टैक्स। हमारा भले ही पीजेंट हो, मतलब किसान हो, हमारा आर्टिशन मतलब कलाकार हो, हमारी मिडिल क्लास हो, सबके ऊपर भयंकर रूप से टैक्सेशन इम्पोज किया जाता था। कौन इम्पोज करते थे? ब्रिटिशर्स। कर, लगान। एक लगान मूवी भी है आमिर खान की, राधा कैसी न जले, राधा कैसी न जले, अच्छी मूवी देखना, या यही सॉन्ग ही देख लो ना तो समझ में आ जाएगी। लगान, कर और इंग्लिश में टैक्स। बेटा इसके अलावा भी हमारी सफरिंग्स बहुत सारी थी। देखो जो फेमाइंस आती थी, फेमाइंस मतलब होता है भुखमरी, है ना। 19th सेंचुरी में बहुत सारी फेमाइंस आई और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। ये जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन था उसका प्राइमरी रीजन बना राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया का। जो हमारा आर्थिक शोषण हो रहा था, जो हमारे इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, वो प्राइमरी मेन रीजन बना जिसकी वजह से हम उठे और अपने देश के लिए लड़े। एक्चुअली लड़ हम अपने लिए ही कर रहे थे क्योंकि हमारा हो रहा था इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। पर जब हमने अपने लिए लड़ना चालू किया तो गांधी जी, नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस, सरोजनी नायडू, ऐसे कुछ लोग भी आए जिन्होंने बोला कि सिर्फ अपने लिए लड़ने से कुछ नहीं होगा, आप देश के लिए लड़ो। जो ब्रिटिश की इकोनॉमिक पॉलिसीज थी वो ऐसी थी कि वो हमें सिर्फ सप्लायर बना देना चाहते थे रॉ मटेरियल का। ठीक है, वो चाहते थे कि हमारे इंडिया से सारा के सारा रॉ मटेरियल पहुंचे इंग्लैंड, वहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में उससे फिनिश्ड प्रोडक्ट बने, है ना, इंग्लैंड में फिनिश प्रोडक्ट बने, और जो लोकल मर्चेंट्स हैं वो हमारे साथ कभी भी कॉम्पीट ना कर पाए। ठीक है, क्योंकि ब्रिटेन में जो गुड बन रहा था वो तो चीप प्राइस में बन रहा था, मशीन मेड था। देखो जब भी मास प्रोडक्शन होता है, मशीन से कोई सामान बनता है तो उसकी कॉस्ट होती है कम, क्योंकि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। और जो हमारे इंडियन मेकर्स थे वो यूनिक चीज़ें बनाते थे, मतलब हर चीज़ बिल्कुल अलग, न्यू। तो उनको कॉस्ट जो होती थी वो ज़्यादा लगती थी। पर जब मार्केट में गुड आया, एक 50 रुपये में बिक रहा है, दूसरा 100 रुपये में, तो ऑब्वियसली बात है हम 50 रुपये वाला लेंगे। और इस तरीके से धीरे धीरे करके
हम लोग ब्रिटिश मेड गुड खरीदने लग गए। जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो पूरी तरह ख़त्म हो गई, डिस्ट्रॉय कर गई। इसी टाइम में न्यू इंडस्ट्रीज़ जो थी वो डेवलप नहीं हो पा रही थी इंडिया में। मतलब ब्रिटिशर्स इस तरीके से पॉलिसी बना रहे थे कि हमारे इंडिया में न्यू इंडस्ट्रीज़ डेवलप ना हो पाए, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? बेरोजगारी। जब लोग तो रेडी हैं काम करने के लिए पर उनके पास काम ही अवेलेबल नहीं है। दे आर रेडी टू वर्क बट वर्क और जॉब्स आर नॉट अवेलेबल। तो उनके पास काम ही नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्री वगैरह लगने ही नहीं दे रहे थे ब्रिटिशर्स। वो तो चाह रहे थे सिर्फ तुम भैया किसान बनो, रॉ मटेरियल उगाओ, सस्ते दामों में हमें बेचो और हम जाके उससे फिनिश प्रोडक्ट बनाएं और तुम्हें बेच दें। आई बात समझ में? इसी टाइम में ब्रिटिशर्स इंडिया में नई इंडस्ट्रीज को नहीं ही लगने दे रहे थे। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई थी। बहुत अमाउंट में जो पैसा था वो इंडिया से बाहर जा रहा था। किस किस फॉर्म में? देखो, जो वाइसरॉय आते थे, जो आर्मी पर्सनेल आते थे, जो जजेस आते थे सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, ये सारे जो आते थे इनको सैलरी इंडिया से ही दी जाती थी ना। इंडिया से जो पैसा टैक्स के फॉर्म में कलेक्ट किया जाता था उसी से इनकी सैलरी होती थी। फिर जो ब्रिटिश रूलर्स होते थे यहाँ पर जो बड़े बड़े पोजीशंस पे होते थे वो अपनी सेविंग्स प्रॉफिट कहाँ भेजते थे? इंडिया से बाहर। तो इस तरीके से इंडिया का जो पैसा था वो इंग्लैंड पहुंच रहा था इन द फॉर्म ऑफ सैलरीज, सेविंग्स, प्रॉफिट्स। ना पॉलिटिकल यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया। देखो, पॉलिटिकल यूनिफिकेशन बहुत आसान बात नहीं होती है बेटा, क्योंकि पॉलिटिकल यूनिफिकेशन के लिए चाहिए एक दमदार नेता। ठीक है? नहीं तो आपके एरिया के हर कॉलोनी का कोई ना कोई नेता तो होता ही है ना। पर वो जितने भी नेता होंगे उन सब के बीच में अपने अपने डिफरेंसेस होंगे, तो इंडिया को यूनिफाई कराना भी कोई आसान काम नहीं था। पर ये कर दिखाया किसने? हमारे गांधी जी ने। इंडिया वॉज यूनाइटेड पॉलिटिकली एंड एडमिनिस्ट्रेटिवली अंडर द ब्रिटिश रूल। जब ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर रूल करने लगे तो आधा काम तो उन्होंने ही हमारा कर दिया, बचा हुआ आधा गांधी जी, नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल ने कर दिया। तो जब ब्रिटिश रूल इंडिया में था तो हम पॉलिटिकली और एडमिनिस्ट्रेटिवली क्या हो गए? यूनाइटेड हो गए। कैसे हो गए? ब्रिटिशर्स ने पूरे इंडिया को जीता, हिमालय से लेकर केप कोमोरिन, ठीक है, साउथ में, और असम से लेकर के खैबर पास वेस्ट तक। ठीक है? इन्होंने पॉलिटिकल यूनिटी यहाँ पर इम्पोज कर दी। मतलब नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, इस पूरे एरिया को पॉलिटिकली यूनिफाई कर दिया। नॉर्थ में हिमालय से लेकर के साउथ में केप कोमोरिन तक, ईस्ट में असम से लेके खैबर पास तक। एक रूल, वन सेट ऑफ लॉज, एक ही प्रकार का कानून, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स जिनका ट्रांसफर एक प्लेस से दूसरे प्लेस हुआ करता था। तो यहाँ पर सिंगल सिटीजन का कंसेप्ट आ गया। वन नेशन वन ऑल इंडियंस। जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया को एक ही यूनिट की तरह देखते थे। एक ऑफिसर का ट्रांसफर एक एरिया से दूसरे एरिया में हो जाता था। एक ही जैसे कानून थे, एक ही जैसे नियम थे, एक ही तरीके से प्रशासन व्यवस्था चलती थी। तो यहाँ से थोड़ी सी यूनिटी तो आनी ही थी। Thus, the spirit of single mindedness। और बेटा इस तरीके से हम सब एक हैं, ये वाली जो भावना थी ये हमारे अंदर किसने इनबिल्ट की? ब्रिटिशर्स ने। ठीक है? चलो, रेलवे एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। जैसे जैसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इम्प्रूवमेंट आए, ठीक है, तो इमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म तो होना ही था। पहले हम बहुत फार एरियाज़ में ट्रेवल नहीं कर पाते थे, फ्रीक्वेंसी में कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर पाते थे। पर अब तो बढ़िया कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप हो गया है, रेलवे डेवलप हो गई है, तो ये दोनों बैरियर भी ख़त्म हो जाते हैं ना। तो अब हम ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की मदद से नेशनलिज्म की फीलिंग को और बढ़ाते हैं, और ज़्यादा हम यूनाइटेड हो जाते हैं। रेलवे, टेलीग्राफ, पोस्टल सर्विसेज, रोड का कंस्ट्रक्शन जो ब्रिटिशर्स करवा रहे थे, कैनाल की जो फैसिलिटीज़ दे रहे थे, इस वजह से लोगों के बीच में कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया। और इन तीनों ने, भले वो रेलवे हो, पोस्टल सर्विसेज हो, कम्युनिकेशन के लिए दूसरी फैसिलिटीज़ हो, टेलीग्राफ हो, रोड्स हो, इन सब ने ही लोगों को पास ले आया। ठीक है? और नेशनल मूवमेंट को
ऑल इंडिया बेसिस पे ऑर्गेनाइज करने में हेल्प की। बेटा सच में अगर उस टाइम में रेलवे नहीं होता, टेलीग्राफ नहीं होता, पोस्टल सर्विसेज नहीं होती, तो हो सकता है हम अपने आप को इतना प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते जितना इनकी हेल्प से कर पाए। रीडिस्कवरी ऑफ इंडियाज पास्ट। तो बच्चा जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने प्रोजेक्ट किया इंडियंस की इमेज को कैसा, बारबेरियंस की तरह, ठीक है, जिनका एजुकेशन में कोई रेस्पेक्ट नहीं है, जो लिटरेचर नहीं जानते हैं, जो अपने आप को गवर्न नहीं कर पाएंगे, अगर इन्हें गवर्न करने को दे भी दिया जाए तो ये अनफिट है। ठीक है, फिर से सुनो। जो ब्रिटिशर्स थे वो हमें किस तरीके से प्रोजेक्ट करते थे कि जो इंडियंस है वो तो बारबेरियंस है, ठीक है, हु हैड नो रिस्पेक्ट फॉर एजुकेशन, जिनका शिक्षा के प्रति कोई आदर ही नहीं है, ना ही तो ये लिटरेचर को समझते हैं, जानते हैं, और इवन ये तो अपने आप को गवर्न भी नहीं कर पाएंगे। जो सेकेंड हाफ था 19th सेंचुरी का, इस टाइम में बहुत सारे स्कॉलर्स जैसे सर विलियम जोन्स, मैक्स म्यूलर, कनिंगम, इन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की किसकी, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री की, कल्चर की। और तब इन्हें पता चला भैया कि इंडिया का तो जो कल्चर है, जो लिटरेचर है, बहुत ही वास्ट है और बहुत ही रिच है। ठीक है, मतलब इंडिया वो नहीं है जो हम दिखाना चाह रहे हैं, इंडिया में बहुत कुछ ऐसा है जो हम भी नहीं जानते। अब बेटा ये जो वर्ड है बारबेरियन, इसका मतलब होता है असभ्य, अनसिविलाइज्ड, कुसंस्कृत, इस तरीके का। ठीक है, इवन इनमें से किसी जितने भी ये मैक्स मुलर, कनिंगम, सर विलियम जोन्स थे, इनमें से तो कुछ ने सजेस्ट भी किया कि यूरोपियंस को इंडियन कल्चर के बारे, कस्टम्स के बारे में, लिटरेचर को पढ़ना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहिए। कनिंगम, विलियम जोन्स, मैक्स मुलर ये कहते थे कि ब्रिटिशर्स को इंडियन लिटरेचर को पढ़ना चाहिए, इंडियन कल्चर ट्रेडिशन के बारे में जानना चाहिए। इनकी जो स्टडी हुई उन्होंने लोगों को अवेयर किया, इंडियंस को ये बताया कि भाई तुम्हारा जो पास्ट है वो बहुत ही रिच है, तुम्हारा जो कल्चर है वो बहुत ही रिच है। अपने कल्चर के टुवर्ड्स, अपने लिटरेचर के टुवर्ड्स आप लोगों को सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए, आपको उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो जैसे ही ये ब्रिटिशर्स इंडियन पास्ट को इंडियन हेरिटेज को सब लोगों के सामने लेके आए, तो यहाँ से इनकलकेट हुई एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। वेस्टर्न एजुकेशन का स्प्रेड और वेस्टर्न आइडियाज़ के स्प्रेड ने भी हमारी बहुत मदद की। जो इंडियन नेशनलिज्म था इससे मॉडर्न आउटलुक मिला। कैसे? वेस्टर्न एजुकेशन से हमने चीज़ों को देखने का, सोचने का एक नया तरीका ईजाद किया। इंडियंस जो थे उन्होंने बहुत सारे नेशनल मूवमेंट को पढ़ा, क्योंकि अब वो वेस्टर्न एजुकेशन ले रहे थे। तो वेस्टर्न एजुकेशन में फ्रेंच रेवोल्यूशन भी था, अमेरिकन रेवोल्यूशन भी था। जब उन्हें पता चला कि भाई ये दोनों जो रेवोल्यूशन है ये मिडिल क्लास लोगों ने किए हुए हैं और फिर बड़े बड़े राजाओं की सत्ता हिला दी, तो हमने सोचा हम क्यों नहीं कर सकते, हमें भी करना चाहिए। तो अब लोगों को पता चलने लगा, जो ब्रिटिश स्कूल्स में पढ़ रहे थे, कि भाई डेमोक्रेसी जैसी कोई चीज़ होती है, लिबर्टी होती है, नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद होता है, फ्रेटर्निटी होती है, इक्वालिटी होती है। तो वो लोग भी इंस्पायर हुए, है ना, और उनके अंदर भी राष्ट्रीय मतलब नेशनल कॉन्शियसनेस आई। जितने भी शिक्षित एजुकेटेड जो इंडियंस थे उन्होंने फील करना चालू किया कि भाई उनकी ड्यूटी है कि वो अपनी कंट्री को प्रोग्रेस की तरफ लेके जाएं, और उनके दिमाग में यही सारी चीज़ें चलती थी कि भाई अपनी कंट्री को कैसे प्रोग्रेस की तरफ लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट था इजी टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश। जैसे ही इंग्लिश का स्प्रेड हुआ तो जो लीडर्स थे डिफरेंट रीजन के, वो कम्युनिकेट करने लगे एक दूसरे के साथ। नहीं तो ना हमें मलयाली आती, ना उन लोगों को हिंदी आती, ना हमें उड़िया आती, ना किसी को गुजराती आती। तो जो बैरियर्स था जिन्होंने हमें दूर दूर कर रखा था, अब वो ख़त्म हो गया, क्योंकि हमारी कॉमन लैंग्वेज बन गई इंग्लिश। पीपल कुड नो, अब लोग, नो नहीं, नाउ, पीपल कुड नाउ, नाउ मतलब होता है अब। ठीक है, अब जो लोग थे वो अपने आप को एक्सप्रेस करने लगे, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने लग गए, अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करने लग गए, किसमें, एक कॉमन लैंग्वेज में। और वो कॉमन लैंग्वेज कौन सी थी बेटा? इंग्लिश। ये मैंने नो पढ़ा था बेटा, नो नहीं, नाउ। लोग अब अपनी फीलिंग को, अपने आइडियाज़ को कॉमन लैंग्वेज में एक्सप्रेस करने लग गए थे। इट ऑल्सो फोस्टर्ड अ सेंस ऑफ वननेस एंड यूनिटी, और इसकी वजह से हम सबके अंदर हम एक हैं, एकता की जो भावना थी वो आने लग गई।
उसके बाद है ग्रोथ ऑफ वर्नाकुलर प्रेस। वर्नाकुलर मतलब होता है लोकल लैंग्वेजेस, ठीक है। तो एक बहुत क्रूशल, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल नेशनलिज्म की फीलिंग को डेवलप करने में वर्नाकुलर प्रेस का भी था। प्रेस मतलब जो न्यूज़पेपर निकालने वाली जो एजेंसीज होती हैं वो, वर्नाकुलर मतलब जो लोकल लैंग्वेजेस में न्यूज़पेपर निकालें। बहुत सारे न्यूज़पेपर पेरियोडिकल्स पब्लिश होने लग गए अलग अलग डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस में, इंग्लिश में भी। इसमें से कुछ थे हिंदू, ठीक है, अमृता बाजार पत्रिका, द बंगाली केसरी, इंडियन मिरर, स्टेट्समैन, रास्त गुफ्तार। कौन कौन से लोकल न्यूज़पेपर आए वो देखो जरा। हिंदू, अमृता बाजार पत्रिका, बंगाली केसरी, इंडियन मिरर, द स्टेट्समैन, रस्त गुफ्तार, बॉम्बे समाचार, द बॉम्बे समाचार। ये कुछ पॉपुलर थे जिन्होंने नेशनल अवेकनिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इवन ये एंटी इंडियन ब्रिटिश जो पॉलिसीज होती थी, ब्रिटिशर्स जो पॉलिसी बनाते थे जो एंटी इंडियन होती थी, हम लोगों के खिलाफ होती थी, उसके टुवर्ड्स भी न्यूज़पेपर लिखते थे। क्रिटिसाइज करने का मतलब होता है आलोचना करना। तो जो लोकल न्यूज़पेपर थे वो एंटी इंडियन जितनी भी पॉलिसीज होती थी ब्रिटिश की उसके रिगार्ड्स में भी लिखते थे। द प्रेस बिकेम अ वेरी इंपॉर्टेंट मीडियम ऑफ प्रोपेगेटिंग द स्पिरिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। भारतीय राष्ट्रवाद को बढ़ाने के एक बहुत ही पॉजिटिव रोल प्ले किया है हमारी प्रेस ने, न्यूज़पेपर्स ने, मैगजीन्स ने। देन ग्रोथ ऑफ पेट्रियाटिक लिटरेचर। फिर बेटा एक टाइम ऐसे आया कि हम लोग पेट्रियाटिक लिटरेचर लिखने लग गए। जो नेशनल लिटरेचर था उस पर्टिकुलर टाइम का वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर था राष्ट्रवाद की फीलिंग से, भावनाओं से। जितने भी उस टाइम में नॉवल लिखे गए, नॉवल बोले तो क्या बोलते हैं नॉवल को हिंदी में, हाय हाय क्या बोलते हैं, चलो नॉवल ही समझ लो। नॉवल, प्लेस, पोम उस टाइम में जो लिखी गई वो भी फॉस्टर करती थी स्प्रेड ऑफ आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। राष्ट्रवाद की भावनाओं को बढ़ाने के लिए ही बहुत सारी पोएम्स, बहुत सारे ड्रामा, बहुत सारे नॉवेल्स लिखे गए। जैसे आनंद मठ किसने लिखा था बेटा, ये 1 मार्क क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए याद रखना। आनंद मठ किसने लिखा है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, जो एक स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट को लेके आता है लोगों के बीच में। फिर से मुझे बताओ ये किसका इमेज है, तो ये है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इन्होंने कौन सा नॉवल लिखा था, आनंद मठ, ठीक है, जिसने नेशनलिस्टिक फीलिंग को लोगों के बीच में बहुत बढ़ाया। But I'll make separate video for what? For checkpoint. Okay. Racial arrogance of the British. एक और इम्पॉर्टेंट रीज़न था हमारे बीच में नेशनलिज्म के बनने का कि रेशियल एरोगेंस था ब्रिटिशर्स के दिमाग में। वो अपने आप को बड़ा ही सुपीरियर समझते थे, अरे हमसे तो अच्छा कोई है ही नहीं, है ना, इंग्लिश मैन ही सबसे अच्छे हैं, वो ऐसा समझते थे। वो हम इंडियंस को इंफीरियर रेस समझते थे। हम इंडियंस को वो ऐसे बोलते थे, अरे तुम किसी लायक भी नहीं हो, तुम तो अपने आप को गवर्न भी नहीं कर सकते हो, ऐसे ऐसे वो कुछ भी ऊटपटांग बोलते थे। एक्सक्लूसिव क्लब बनाए थे उन्होंने इंग्लिशमैन के लिए जहाँ पर इंडियंस की एंट्री भी अलाउ नहीं थी, ठीक है। इंडियंस फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में ट्रेवल नहीं कर सकते थे ट्रेन में। भाई अगर हम एक अच्छी जॉब में हैं तो हम क्यों नहीं करेंगे ट्रेवल, हम करेंगे ट्रेवल। पर ब्रिटिशर्स बोलते थे नहीं, फर्स्ट क्लास सिर्फ किसके लिए है, ब्रिटिशर्स के लिए। देन बहुत इंपॉर्टेंट जो पोजीशंस दी जाती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट में, वो किसको ही दी जाती थी बच्चा, ब्रिटिशर्स को ही दी जाती थी। मतलब हमें जॉब दी जाती थी पर हमें क्लैरिकल लोअर लेवल की जॉब्स दी जाती थी। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप नॉच की जो जॉब्स थी ना वो किसको दी जाती थी, सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स, ठीक है। किसके लिए बेटा वो रिजर्व होती थी, ब्रिटिशर्स की। कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स की अगर हम बात करें तो ये जो सारे फैक्टर्स हमने पढ़े, इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स ऐसे भी आते हैं बच्चा जो नेशनलिस्टिक फीलिंग को लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। उसमें पहला है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वाइसरॉय लॉर्ड लिटियन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेके आए 1878 में, जिसमें उन्होंने इंडियन प्रेस की जो लिबर्टी थी, जो छूट उन्हें मिली हुई थी, उस
को ख़त्म कर दिया, कर्व कर दिया कि भाई अब तुम अपने हिसाब से ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख सकते हो, आप जो भी लिखोगे हमें बताकर ही लिखोगे, आपकी लिबर्टी आज से ख़त्म। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाने वाले कौन थे? लॉर्ड लिटन। कब लेके आए थे? 1878 में। ये एक्ट कहता था एडिटर्स से कि भाई आपको कोई भी ऐसा मटेरियल पब्लिश नहीं करना है दैट इंसाइटेड पीपल्स, जो लोगों को भड़का सके, लोगों को अगेंस्ट में लाके खड़ा कर दें, किसके? ब्रिटिश रूल के। डोंट राइट एनी आर्टिकल विच मेक पीपल अपोज द ब्रिटिश। ओके, अच्छा अच्छा लिखो ब्रिटिश रूल के टुवर्ड्स, ब्रिटिशर्स कितने अच्छे हैं, ब्रिटिशर्स ये भी करते हैं, ब्रिटिशर्स वो भी करते हैं, कुछ बुरा नहीं लिखना गलती से भी। ऐसे धमकी दी जाती थी न्यूज़पेपर्स। और ये जितनी भी पाबंदियाँ थी ना, ये सिर्फ़ वर्नाकुलर लैंग्वेज न्यूज़पेपर के ऊपर थी, इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर के ऊपर भी थी, के ही ऊपर थी बस। देवर कैंपेन्स एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस एक्ट, इस एक्ट के अगेंस्ट में हमने बहुत प्रोटेस्ट किया बेचा, है ना, पर कुछ फ़र्क नहीं निकला। और 1881 में द एक्ट वाज़ रिप्लेस्ड बाय लॉर्ड रिपन, और 1881 में इस एक्ट को रिप्लेस किया लॉर्ड रिपन ने। उसके बाद आर्म्स एक्ट भी 1878 में ही आया। आर्म्स एक्ट भी कब आया? 1878 में। इसे भी लॉर्ड लिटन ने ही पास किया, जिसके थ्रू हम इंडियंस को अलाउ नहीं किया गया कि हम अपने पास कोई भी आर्म्स रखेंगे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में क्या कहा कि आप कुछ भी ऐसा मटेरियल, कुछ भी ऐसा कंटेंट न्यूज़पेपर में नहीं दोगे जिससे लोग ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में हो जाएं। आर्म्स एक्ट में क्या कहा कि आप कभी भी आर्म्स नहीं लेके चलोगे, आर्म्स रखना आपको अलाउ नहीं है। और इस वजह से ब्रिटिशर्स के टूवर्ड्स हमारे इंडियंस के दिमाग में बहुत असंतोष, डिसकंटेंट आ गया कि भाई ऐसा क्यों, हम क्यों ना लेके चलें, है ना, हम भी आर्म्स रख सकते हैं, हम क्यों नहीं रखें, हम तो रखेंगे। इसके बाद आएगी इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। इल्बर्ट बिल, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया है ये भी। जो इल्बर्ट बिल था वो इनिशिएट किया था लॉर्ड रिपन ने। ये बिल कहता था कि जो इंडियन जजेस हैं ये भी यूरोपियंस का ट्रायल ले सकते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट में जज हमारी बातें सुनता है, दोनों पक्षों को सुनता है, एविडेंसेस को देखता है और आंसर करता है। तो उस टाइम में जो जज होते थे वो कहाँ से आते थे? ब्रिटेन से। तो जो रिपन थे इन्होंने कहा कि हम इंडियन जजेस से भी यूरोपियंस का ट्रायल करवा सकते हैं। पर ब्रिटिश रेसिडेंट्स ने, जो इंडिया में रह रहे थे, अपोज कर दिया, नहीं नहीं, ये इंडियंस, इनमें दिमाग ही नहीं है, ये हमारा ट्रायल कैसे ले सकते हैं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने फंड्स कलेक्ट किए इस पर्पज़ के लिए और सिस्टमैटिक मूवमेंट लेके आए अगेंस्ट हिल्बर्ट बिल, इंग्लैंड में भी और इंडिया में भी। और अल्टीमेटली इस बिल को अमेंड किया गया, तो इसकी सारी स्पिरिट ही ख़त्म हो गई। जो अपोजिशन था इस बिल का एलिनिएटेड द इंडियन पब्लिक ओपिनियन। ये क्लियरली रिवील करता था कि भैया जो ब्रिटिशर्स हैं वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी को अडॉप्ट करते हैं। उनके अकॉर्डिंग हमारा जो जज है वो उतना कैपेबल नहीं है जितना ब्रिटिश का जज, जबकि ऐसा तो कुछ था नहीं, ये तो उनके दिमाग का फितूर था, पर ठीक है। अब हम देखेंगे बेटा बर्थ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब बेटा एक टाइम के बाद एक ऐसा एरा आया जब बहुत सारे छोटे 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 पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनने लगे, और उन्हीं में से एक ऑर्गेनाइजेशन बना जो पैन इंडिया हो गया, जो टिल डेट अलाइव है, वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस। कब बनी है? 1885 में। इसको बनाने वाले कौन थे? एलान ऑक्टावियन ह्यूम। ये एक रिटायर्ड इंडियन सिविल सर्वेंट थे, सिविल सर्विस ऑफिसर थे, एलान ऑक्टावियन ह्यूम। इसका जो पहला सेशन था कांग्रेस का वो 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में हुआ, जिसे आज हम मुंबई कहते हैं। उमेश चंद्र बनर्जी प्रेसिडेंट थे फर्स्ट सेशन के। ये जो सेशन था इसमें 72 डेलीगेट्स थे, मतलब ऑल ओवर इंडिया के 72 डेलीगेट्स ने इस सेशन को अटेंड किया था। कांग्रेस को बनाने वाले थे एलान ऑक्टावियन ह्यूम। कब बनाया था? 1885 में। पहली मीटिंग कहाँ पर हुई? बॉम्बे में। कब हुई? 1885 में। किस डेट को हुई? 28 दिसंबर को। उमेश चंद्र बनर्जी कौन थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट थे ये किसके? कांग्रेस के। कितने डेलीगेट्स ने फर्स्ट सेशन को अटेंड किया? 72, 72। जो मेन एम थे कांग्रेस के वो ये थे कि ब्रदरहुड की फीलिंग को आपस में लोगों को समझाना है, अपन को आपस में मिलजुल के रहना है, ऐसा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था। प्रमोशन
ऑफ ब्रदरहुड अमंग फेलो कंट्रीमेन थ्रू आउट द इंडिया। पूरे इंडिया में इस बात को फैलाना है कि भाई आपस में हैं हम सब भाई भाई। डेवलपमेंट एंड कंसोलिडेशन ऑफ द फीलिंग ऑफ नेशनल यूनिटी। बच्चा लोगों तक, जनरल पब्लिक तक नेशनल यूनिटी की बात को लेके जाना है, अपने आप को यूनाइटेड बनाए रखना है, भले ही हमारी रेस, कास्ट और रिलीजन कोई भी क्यों ना हो, हम किसी भी एरिया से क्यों नहीं आते हों। भाई ये जो कांग्रेस थी ये बनी किस लिए थी? फॉर्मेशन ऑफ पॉपुलर डिमांड्स एंड प्रेजेंटिंग देम बिफोर द गवर्नमेंट, कि भाई हम अपनी सबकी बातें रख सकें और गवर्नमेंट से बात कर सकें। तो थ्रू पिटीशन से एक लेटर लिखेंगे, उसमें अपनी सारी बातें रखेंगे और फिर गवर्नमेंट से हम उसका जवाब मांगेंगे। इसीलिए बनी थी हमारी कांग्रेस। ये है लैन ऑक्टेवियन ह्यूम। ट्रेनिंग और ट्रेनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन। हम पब्लिक ओपिनियन के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की बात करती थी कांग्रेस। रिकॉर्डिंग ओपिनियन ऑफ एजुकेटेड क्लास ऑन प्रेसिंग प्रॉब्लम्स, जो अभी कंटिन्यू करंट की जो प्रॉब्लम है उस पर एजुकेटेड क्लास का क्या ओपिनियन है उसको रिकॉर्ड करना। जो मेजर टास्क था कांग्रेस के सामने वो ये था कि लोगों को पॉलिटिकली अवेयर बनाए। भैया पॉलिटिकली हम कैसे काम कर सकते हैं, अपनी लाइफ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशंस हमारे ठीक हो सकती हैं, तो वो पॉलिटिक्स ये वो लोगों को बताना चाहते थे। जो आइडिया था इंडियन नेशनलिज्म का वो लिमिटेड रहा एट दैट स्टेज, पर धीरे धीरे करके ये ट्रांसफॉर्म हुआ एंड ऑर्गेनाइज्ड अपोजिशन अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। हम सब मिले और मिलके हमने ब्रिटिश रूल को ख़त्म कर दिया। So student, I'm ending this video here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section.